टाइम लगेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम केस स्टडीज। आज हम कुछ केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 केस स्टडीज फाइंड आउट की हैं। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स वी विल स्टडी द केस स्टडीज। तो फर्स्ट वन द केस स्टडी है हमारी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wants to expand the railways। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, रेलवे को एक्सपेंड करना चाहती है। एक्सपेंड करने का मीन्स होता है बेटा कि वो हमारी रेलवे का जो बिजनेस है उसको और बढ़ाना चाहती है। जैसे अगर हापुड़ में यहाँ पर 10 ट्रेन चलती हैं तो 15 ट्रेन चलाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे 2 ही साइड पटरी हैं, 2 ही प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द, चलिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सपेंड। मीन्स जब हम अपने बिजनेस का लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका स्केल इंक्रीज करना चाहते हैं, सो डेट्स वाई यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि वो अपने रेलवे का क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। अब आपको इस पर्टिकुलर जो आपको एक ही लाइन दी गई है, सोचिए यहाँ पर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेना चाहती है, सिंपल। तो इस डिसीजन से रिलेटेड आपसे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। तो आपको इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है बेटा, जस्ट मिनट, आपको पता नहीं क्या हो रहा है बेटा। चलिए यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल डू दिस जॉब। तो सबसे पहले आपको आंसर करना है कि कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इस जॉब को परफॉर्म करेगा, कि कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो इस काम को करेगा। यानी रेलवे का हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का नाम बताना है। तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है गवर्नमेंट से। हम डिपार्टमेंट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने वर्क को इजी करने के लिए वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी ये कौन से डिपार्टमेंट का काम है, इंडियन रेलवे का काम है। सेकंड वन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, टू विच डिपार्टमेंट डज दिस क्लास ऑफ एंटरप्राइज बिलोंग्स। ये जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है डिपार्टमेंट जो हमने रेलवे की बात की है, ये उस डिपार्टमेंट में भी किस पर्टिकुलर एंटरप्राइज से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट के किस एंटरप्राइजेस से बिलोंग करती है, ये बताना है हमें यहाँ पर। तो वो किससे बिलोंग करती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लिख दें और सेकंड क्वेश्चन के आंसर में इंडियन रेलवे लिख दें। तो फर्स्ट में तो पूछा है गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे। उसके बाद पूछा है टू विच डिपार्टमेंट डज दिस क्लास। ये जो क्लास है वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल द फाइनेंस ऑफ दिस एंटरप्राइज इज मैनेज। इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का जो फाइनेंस है कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, द फाइनेंसेस ऑफ दिस विल बी मैनेज थ्रू द गवर्नमेंट बजट, जनरल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो जनरल बजट पास करती है। जनरल बजट कब पास करती है, वो इन द मंथ ऑफ फेब। फेब के मंथ में वो उस जनरल बजट को क्या करते हैं, पास करते हैं। और इन दैट बजट गवर्नमेंट क्या करती है, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फाइनेंस का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर देती है। तो फाइनली यहाँ पर फाइनेंस का अरेंजमेंट कौन करके देगा, गवर्नमेंट ही करके देगी। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की वर्क परफॉर्मेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, रेलवे मिनिस्टर्स। जो यहाँ के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर, और जो हमारी इंडियन रेलवे थे उसके जो मिनिस्टर हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वर्क करती हैं वो किसके अंडर में या किसके प्रोसेस में वर्क करती है, मिनिस्टर्स के अंडर में वर्क करती हैं। तो एक बेटा ये केस स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी। सेकंड केस स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं।
Once upon a time, a round of election to the 5 legislative assemblies of the country was in progress. एक बार इलेक्शन का राउंड चल रहा था, उसमें जो 5 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं हमारे देश की, वो वर्क कर रही थी. The different political parties were putting in the best of their efforts to entice the people through their respective promises to them. जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, पब्लिक को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं कि हम जो है, अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम अपना ये प्रॉमिस पूरा करेंगे, हम इलेक्शन जीत गए तो हम अपना ये प्रॉमिस पूरा करेंगे, मैं इलेक्शन जीत गई तो मैं अपना ये प्रॉमिस पूरा करूंगी. तो इस तरीके से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को एक तरीके से बताने की कोशिश करती है, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं कि इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. आगे बोला है, द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन दीज स्टेट्स वर मेनली 3 इन नंबर. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मीन्स इन द 3 स्टेट्स में वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं. तो 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 3 स्टेट्स में जाके पब्लिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं. So all the parties made several promises in their respective manifesto. Different political parties, different type के जो promises हैं वो public से कर रही हैं. Yet each of 3 parties made one such promise of compel the people to give a throw to it. सभी कह रहे हैं कि हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, मैं अपना प्रॉमिस करूंगा. 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो 3 स्टेट्स में डिफरेंट प्लेस पर घूमकर लोगों को क्या कर रही हैं, अपनी तरफ वोटिंग के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है. बिकॉज ऑफ वो लोग सत्ता में तभी आएंगे जब उनको क्या मिलेंगे, वोट मिलेगा गवर्नमेंट से. आफ्टर दैट इसमें एक लाइन दी गई है, वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज मेड अ प्रॉमिस दैट इफ दे केम टू पावर. उसमें से जो सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पहले नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है वो ये प्रॉमिस करती है कि अगर हम पावर में आ गए, they would set up such government enterprises in the state. वो हमारे स्टेट में कुछ इस तरह की गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सेटअप करेंगे as will have the partnership of both, जहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप रहेगी. दोनों की पार्टनरशिप कहाँ रहती है, इट मींस दैट दोनों की पार्टनरशिप किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं, यूपीएल एंड गवर्नमेंट. However, in these enterprises, the ownership of the government shall not be less than 51% की. लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप है वो 51% से कम नहीं रहेगी. आपको ने जब यहाँ पर बेटा वर्ड देखा है ना 51%, तो आपको तमीज समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं. 51% मीन्स दैट कि वो गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं. हमें यहीं पर समझ जाना है. सबसे पहले क्या कहा, पहली वाली जो पॉलिटिकल पार्टी उसने प्रॉमिस क्या किया, उसने प्रॉमिस किया कि अगर हम पावर में आ गए तो हम एक आपके स्टेट में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे जहां पर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलके काम करेंगे, दोनों की ओनरशिप होगी, लेकिन गवर्नमेंट की ओनरशिप 51% से कम नहीं होगी. पहली वाली पॉलिटिकल पार्टी ने तो ये प्रॉमिस करा है. 51% से वैसे हमें समझ में आ गया कि गवर्नमेंट कंपनी है. The setting up of the government enterprises has done as per the provisions of the Indian Companies Act 2013. देखिए आगे सिंपल लाइन और बोलिए एक और लाइन कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैब्लिशमेंट या फॉर्मेशन है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किया जाएगा. अगर हमने गवर्नमेंट कंपनी के कंसेप्ट नहीं पढ़े होते तो क्या हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते, इसको नहीं कर पाते. अगर हम उसकी फीचर ही नहीं पढ़े होते, मैंने यहाँ पे ग्राफ छोटा सा बना के आपको शो किया था कि 51% पार्ट किसका है, गवर्नमेंट कंपनी का है. तो अगर हम उसको नहीं पढ़ते या हमने ये नहीं देखा होता कि गवर्नमेंट कंपनी अंडर द 2013 एक्ट जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अंडर फॉर्मेशन होती है, हमने वो नहीं पढ़ा होता तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते, नहीं कर पाते. इसीलिए केस स्टडी सॉल्व करना इजी है, लेकिन कब, जब तक आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लेते. जैसे ही आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए, केस स्टडी तो बहुत इजी बन जाती है. इसके बाद आगे देखते हैं, द फाइनेंसिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस वुड बी डन जॉइंटली बाय बोथ. यहाँ पे फाइनेंसिंग दोनों के थ्रू होगी. ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी में फाइनेंसिंग कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंसिंग. सपोज कीजिए कि मैं हूँ, प्राइवेट पर्सन भी करता है और गवर्नमेंट भी करती है.
आगे बोला द पीपल एंड द गवर्नमेंट, द सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी। अब बात कर रहे हैं सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी की, जो लोगों को जाके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ कि हमें वोट दीजिए। ये तो गई पहले की बात। अब दूसरी की बात, promise that if they came to power, अगर वो पावर में आई, they would set up such government enterprises, वो ऐसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सेटअप करेंगे as would be completely under the ownership of the government, जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर में स्टैब्लिश होगी। इट मींस दैट गवर्नमेंट ही उसकी ओनर ही होगी, होल सोल पूरी ओनर गवर्नमेंट होगी, उसमें प्राइवेट पर्सन का कोई भी पार्टिसिपेशन या ओनरशिप का कोई पार्ट नहीं होगा। आगे बोला है द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग दैम वुड नॉट बी पुट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पीपल, उसके अंदर जो फाइनेंसिंग का बर्डन है वो भी पब्लिक के शोल्डर्स पर नहीं डाला जाएगा। इट मीन्स जो पब्लिक है हमारी उन पर हम लोग किसी भी तरीके का उनसे फाइनेंस अरेंज नहीं करेंगे। जैसे ही इसमें दोनों पॉइंट आते हैं कि कंप्लीट ऑनरशिप गवर्नमेंट की है और कंप्लीट फाइनेंस गवर्नमेंट का है, पब्लिक का इसमें कोई रोल ही नहीं है फाइनेंस में भी, तो इन दैट केस हमारे माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि हमने ये चीज किसने पढ़ी थी। हम गवर्नमेंट कंपनी में तो प्राइवेट पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी फाइनेंस लगा सकता है, तो उसकी भी ओनरशिप होती है। एट द सेम टाइम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी क्या था कि वहां पर हम लोग पब्लिक से मनी बोरो कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हमें अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज खुद को ही देखनी थी, उसमें गवर्नमेंट मनी खर्च नहीं कर रही थी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या था, गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ हमें स्टैब्लिशमेंट करके दिया बिजनेस और उसको चलाना हमें खुद को है, हमें खुद को ही उसको सेल्फ चलाना है, उसके सारे एक्सपेंसेस देखने हैं। बट यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश भी किया है और उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस भी देख लिया है। होल सारे जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में तुरंत बात क्लिक करनी चाहिए कि ये जो केस स्टडी में पूछना चाह रहा है, सेकंड पॉलिटिकल पार्टी में बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर आगे देखते हैं, बट दे वुड बी मैनेज विद द जनरल बजट, और वहाँ पे जो फाइनेंस का अरेंजमेंट है वो कहाँ से किया जाएगा, जनरल बजट से किया जाएगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में का जो बजट है, यहाँ पे जो फाइनेंस आता है वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट जब बजट पास करती है तो उसमें इनके नाम का भी बजट पास किया जाता है। द थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, अब बात कर रहे हैं तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की, जो थर्ड वन है। जो थर्ड वन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रॉमिस करती है that they would set up such government enterprises as will be fully financed by the government, कि ये जो आपकी हम एक ऐसी गवर्नमेंट एंटरप्राइज सेटअप करेंगे जो फुल्ली किसके थ्रू फाइनेंस होगी, गवर्नमेंट, पूरा पैसा कौन लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी। However, there would be no bar to get loan from the public to set up them, फिर भी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि वो लोग पब्लिक से मनी बोरो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं या उसको सेटअप करें। गवर्नमेंट पैसा लगाएगी ऑब्वियसली, लेकिन उनके ऊपर इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि बाहर से कोई पर्सन, हम लोग बाहर के किसी पर्सन के थ्रू, पब्लिक के थ्रू या फिर बाहर से लोन लेकर अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं, सेटअप करें या फिर उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज कंप्लीट करें। इसमें आगे बोला है दे वुड बी सेटअप एज पर द स्पेशल एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट। मीन्स ये जो हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हम सेटअप करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू फॉर्मेशन में आएगी, किसके थ्रू स्टैब्लिश होगी, किसी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू। वो एक्ट कहाँ से पास हुआ होगा, पार्लियामेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, थ्रू द गवर्नमेंट प्रोसेस है। तो यही गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन हो रहा है वो पास कहाँ से, पार्लियामेंट से। तो जहाँ भी पार्लियामेंट का नाम आ गया वो कौन सा है, आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत माइंडली ध्यान में रखना है कि किस पर्टिकुलर कंसेप्ट में क्या था। वो हमारे माइंड में अगर है तो वो तुरंत क्लिक करेगा यहाँ पर, और हम उस कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि ये क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। इट मींस दैट कि केस स्टडी कौन से चैप्टर पे है, अभी तो आपको पता है कि कौन सा टॉपिक है,
हम पर्टिकुलर टॉपिक की केस स्टडी पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचिए जब आप पूरी बुक पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास 80 मार्क्स का, वहाँ पर 10 10 12 चैप्टर्स होंगे, 10 12 चैप्टर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक की केस स्टडी है। तो बहुत सारा ना मिस मैनेज सा हो जाता है माइंड में। इन दैट केस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग रखें। आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमसे इन्होंने किस तरीके से पूछने की कोशिश की है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू सेट अप आर बीइंग प्रॉमिस्ड बाय 3 पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी वो किस टाइप के गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सेटअप करने का प्रॉमिस कर रही थी। तो हम तीनों के नाम से आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे हम? जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी वो सेटअप करना चाह रही थी, उसने सेटअप करने का जो प्रॉमिस किया था हमसे, उसने प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करने का। कहाँ से पता चला ये हमें? एक तो 51% शेयर, 51% वाला हमें वो मिल गया कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप, ये हमें हिंट मिली। एक तो हिंट मिली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक हिंट मिली 51%, और तीसरी हिंट हमें यहाँ पर कौन सी मिली थी? एक्ट वाली 2013 एक्ट की जो बात की गई थी। सही है बेटा। जो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी थी उसने जो प्रॉमिस किया है वो क्या सेटअप करने का प्रॉमिस किया है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसका हमें जो हिंट मिली वो कहाँ से मिली? क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि एक तो वो पब्लिक पे कोई बर्डन नहीं डालेंगे, पब्लिक पे burden, no public burden at all. Whatever is related to the ownership or the financing. इसके बाद इसमें एक पॉइंट और दिया गया था, वो दिया गया था कि जो फाइनेंस आएगा यहाँ पर वो कहाँ से आएगा? बजट से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी इनको बेटा इन शॉर्ट आप अपने पास लिख सकते हैं, जिससे कि आगे के स्टडीज पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। तो थर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे जहाँ पे क्या हो, एक तो वो आपकी स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट की थ्रू पास हुआ उसके अंदर स्टैब्लिश हो। दूसरी बात उन्हें फाइनेंस जो है वो फाइनेंस उनको कहाँ से ना लेना पड़े, मीन्स उनको फ्रीडम दी गई कि वो फाइनेंस जो है बाहर लोन के थ्रू भी अरेंज कर सकते हैं। तो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन की यहाँ पे बात की गई है। हिंट हमें क्या मिली? एक तो हमें हिंट मिली यहाँ पर कि हम लोग लोन ले सकते हैं। दूसरे हिंट हमें काम क्या मिली यहाँ पे? पार्लियामेंट कि जो एक्ट पास हुआ है वो कहाँ से हुआ है? पार्लियामेंट से हुआ है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने मोबाइल का। आज की मीटिंग में केवल इतना ही बेटा। कल हम लोग अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इट विल ऑल्सो बी द इम्पोर्टेंट चैप्टर। So thank you and have a nice day to all of you.